साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों इसमें क्लास मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, उसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत हम आज तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो उसकी सैन्य संगठन व्यवस्था थी उसका अध्ययन करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न शासकों के समय में जो टैक्स लगाए गए थे उसकी पद्धति क्या थी, कितने प्रकार के टैक्स थे, क्या कैसे था, उसका अध्ययन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में की है। आप जा करके देख सकते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों तक इसे भेजिए भी ताकि वो भी लाभ उठा सकें। बस हम आपसे यही एक सपोर्ट चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये क्या यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। तो देखिए इस क्लास में जो सैन्य संगठन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो विभिन्न शासक थे, समय समय पर जो परिवर्तन किया, उसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए पहला एक इतिहासकार आ जा रहा है इसमें, बर्नी। बर्नी ने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है फतवाए जहांदारी। ठीक है, बर्नी ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी में बर्नी बताता है कि राजत्व के दो स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ था प्रशासन और दूसरा स्तंभ था सेना। बर्नी एक किताब लिखता है फतवाए जहांदारी, जिसमें वह उल्लेख करता है कि देखिए जो राजा है उसका जो राजत्व है, राजत्व का जो स्तंभ है वह दो है। पहला स्तंभ है प्रशासन और दूसरा स्तंभ है सेना। प्रशासन के माध्यम से राजा पूरे साम्राज्य को विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से उसको संगठित करता है, व्यवस्थित करता है, शांति स्थापित करता है, जनता के लिए तमाम प्रकार की कार्य योजनाएं लागू करता है, जो सुख सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो प्रदान करता है। अब उसके बाद जो दूसरा स्तंभ उसने बताया सेना को, जो चाहे आज के समय में चाहे उस समय रहा हो, जो सेना होती है ये पूरे साम्राज्य को सुरक्षा कवच के रूप में ढके रखती है। चाहे आंतरिक चीज हो, आंतरिक सुरक्षा की बात को हो या बाह्य सुरक्षा की बात हो, तो तमाम प्रकार से पूरे साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह सेना पूरी तरीके से सक्षम होती है, उसे बनाया जाता है। अगर किसी दूसरे साम्राज्य पर हमला करना हो, उसको अपने अंदर समाहित करना हो, उस पर कब्जा करना हो, या फिर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, उसे आप कैसे रोक सकते हैं, उसका कैसे आप सामना कर सकते हैं, ये तमाम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए सेना आगे आती है और बखूबी निभाती है। जिसकी जितनी सेना मजबूत होती है वह साम्राज्य उतना ही मजबूत होता है। अगर सेना मजबूत नहीं है तो साम्राज्य धीरे धीरे बिखर जाता है, कोई दूसरा हमला करके कब्जा कर लेता है। यही बात बर्नी कहता है कि जो राजत्व होता है, जो राजा या साम्राज्य का आधार होता है वह दो है, पहला प्रशासन है और दूसरा सेना है। आगे बर्नी कहता है कि राजत्व या बादशाहत ही सेना है और सेना ही राजत्व, अर्थात सेना और प्रशासन को बर्नी एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखता है। इसी बात को बर्नी दूसरे तरीके से कहता है कि जो राजत्व है या जो बादशाहत है
वही सेना है, और जो सेना है वही बादशाहत है। अर्थात इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात बर्नी यह बताने का प्रयास कर रहा है, अगर सेना मजबूत होगी, अगर सेना सक्षम होगी, तभी जाकर प्रशासन बहुत व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकता है। अब अगर पूरा प्रशासन व्यवस्थित नहीं है, तमाम प्रकार के विद्रोह बार बार हो रहे हैं, तमाम अराजक जो तत्व हैं वो अपना सर उठा रहे हैं, अगर इस तरीके से अगर पूरा साम्राज्य कमजोर है तो सेना मजबूत नहीं हो सकती है। अगर से प्रशासन आंतरिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत है तो सेना बखूबी अच्छे से काम कर सकती है। वही बर्नी बताने का प्रयास कर रहा है, अगर राजत्व बादशाहत जो है सेना है, और सेना ही राजत्व या बादशाहत है। ठीक, अब आगे चलते लिखा है, सुल्तान सैन्य ढांचे पर विशेष ध्यान रखते थे। जो शासक होता था, चाहे आज आधुनिक समय की बात हो या दिल्ली सल्तनत या जो राजशाही व्यवस्था थी, उस समय की जो सैन्य संगठन होता था, इसी पे जो राजा था उसका विशेष ध्यान होता था कि किस तरीके से सेना को बनाया जाए, एक मजबूत सेना रखी जाए अपने राज्य के अंदर और सीमावर्ती क्षेत्रों में, ताकि पूरी जो हमारा साम्राज्य है अच्छे तरीके से सुरक्षित हो सके। और जो सेना का सर्वे सर्वा होता था वही सुल्तान होता था, अर्थात सेना का महासेनापति सुल्तान होता था। अगर आज के समय की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता, तीनों सेनाओं का सर्वे सर्वा होता है। उसी तरीके से वहां पे जो सेना थी, चाहे कोई भी सेना हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, या फिर और तमाम प्रकार की जो सेनाएं थी, उन सभी का सर्वे सर्वा या सुल्तान या राजा हुआ करता था। अब देखिए लिखा कि पूरे गुलाम वंश में, अर्थात जो गुलाम वंश है, पूरे गुलाम वंश में केवल एक बार वो भी रजिया के शासन काल में सेनापति की नियुक्ति हुई थी। अब आप समझिए, केवल पूरे, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, निकल के आ गई कि पूरे गुलाम वंश में केवल एक बार वो भी रजिया के शासनकाल में सेनापति की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले नहीं हुई थी। अब देखिए, आगे लिखे, सर्वप्रथम बलबन ने ही सेना को अन्य विभागों से अलग किया और दीवान ए अर्ज का गठन किया, जिस पर पहली नियुक्ति इमादुल मुल्क की हुई थी। लेकिन बलबन के पहले, अब यहाँ पे आपको समझना है कि रजिया के शासनकाल में पहली बार एक सेनापति की नियुक्ति हुई। उसके बाद जब बलबन शासक बनता है तो जो सेना का विभाग था, पहले सब विभाग एक ही तरह के होते थे, सेना का विभाग अलग नहीं था। अब बलबन क्या किया, सेना के विभाग को और विभाग से अलग कर दिया, कि कहा कि अब सेना का अपना एक अलग विभाग होगा, इसमें केवल सेना से संबंधित ही काम किए जाएंगे, चाहे उनकी नियुक्ति हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे उनके वेतन की बात हो, ये तमाम प्रकार की जो सेना से संबंधित गतिविधियां होती हैं वो केवल सैन्य विभाग ही देखेगा। जब सेना के विभाग को अलग करता बलबन, तो सेना का जो विभाग अलग किया है उसका नाम रखता है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज के नाम से बलबन ने एक नए सेना के विभाग का गठन करता है। जब बलबन दीवान अर्ज विभाग, सैन्य विभाग का गठन करता है तो बुलाता है इमादुल मुल्क को। इमादुल मुल्क को बुला करके कहा कि आज से आप दीवान अर्ज के सर्वे सर्वा बनेंगे।
अब उनको दीवान अर्ज का पहला सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है। किसको? इमादुल मुल्क को। अब देखिए बलबन यहाँ पे कहता है आगे कि मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया। बलबन यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारा जो पूरा राजस्व है, हमने राजस्व का लगभग अपना पैसा सेना को मजबूत बनाने में खर्च किया ताकि हमारा साम्राज्य पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली, ये तो बात रही बलबन की। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पूरा सैन्य संगठन है, इस पूरे सेना को दो भागों में बांटा गया था। आपको समझना, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सैन्य संगठन था, इसे दो भागों में बांटा गया था। और जो पहला भाग है इसका, ठीक, पहली श्रेणी है वह है सवार ए कल्ब। आपको समझ, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सेना के दो विभाग, दो श्रेणियां बांटी गई थी। पहली श्रेणी थी सवार ए कल्ब। अब सवार ए कल्ब क्या है, अब इसे समझते। देखिए, यह केंद्रीय सेना थी। जो सवार ए कल्ब है, यह केंद्रीय सेना होती थी। ये जो सेना थी पूरी तरीके से सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी। अर्थात जो सुल्तान चाहता था वही इसमें करता था, सारी देखरेख सुल्तान करता था। अर्थात यह एक केंद्रीय सेना थी। जैसे आज के समय में जो मिलिट्री है, जो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन होती है। अर्थात पूरा नियंत्रण इसका केंद्र का होता है। और जो हर राज्य की पुलिस होती है, इस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। उसी तरीके से जो सवार एक कल्ब है, यह सुल्तान की निगरानी में काम करने वाली सेना थी। अब देखिए, इसे जो सवार एक कल्ब है, इसे हस्म एक कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी सेना भी कहा जाता था। ठीक है, जो सवार एक कल्ब सेना है, इसे हस्म ए कल्ब भी कह सकते हैं या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। अब यहाँ पे देखिए, इसी में से निर्मित एक नए वर्ग का नाम था बंदगाने ए खास। इसी सेना जो सवार एक कल्ब है, इसमें एक नया वर्ग निकल के सामने आता है जिसे कहा गया बंदगाने ए खास। कुछ लोग इसे खादम ए खास भी कह लेते थे। ठीक है, अब देखिए जो दूसरी सेना है, जो दूसरी सेना थी, जो दूसरी सेना है, उसे कहा जाता था हस्म अतराफ, अर्थात यह प्रांतीय सेना थी। अब आपको समझना है, जो सवार एक कल्ब सेना है, यह केंद्र के नियंत्रण की सेना थी। जो हस्म ए अतराफ सेना थी, ये प्रांतीय सेना थी। जैसे आज के समय में हर राज्य की अपनी अपनी एक पुलिस होती है, पीएसी होती है, ठीक, वह प्रांतीय सेना है या प्रांतीय पुलिस है। उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो हस्म ए अतराफ सेना थी, उसे प्रांतीय सेना कहा जाता था। अब देखिए, ये जो सैनिक होते थे, ये सैनिक भी दो प्रकार के होते थे। आपको समझना है, देखिए, जो चाहे ये जो सेना थी, ये सेना भी दो प्रकार की थी। और जो पहली सेना है, उसे कहा गया वजहिस। समझिएगा, यहाँ पे उसे कहा जाता था वजहिस या मुरत्तब। ठीक है, वजहिस या मुरत्तब। ये जो वसहिब या वजहिस या मुरत्तब सेना है,
यह केंद्र की अस्थाई सेना होती थी। अस्थाई सेना अर्थात पूरा नियंत्रण, चाहे वेतन की बात हो, चाहे ट्रेनिंग की बात हो, या तमाम प्रकार की जो सुविधाएं होती थी, इस सेना को केंद्र सरकार सौंपती थी। चाहे अगर 1 लाख की सेना तैयार है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता था। चाहे आक्रमण हो या ना हो, चाहे सेना का कोई काम लगे या ना लगे, तब भी यह सेना पूरी तरीके से अस्थायी होती थी। जैसे आज के समय की अगर बात किया जाए, तो जो आर्मी है, जो सीआरपीएफ है, जो आईटीबीपी है, ये जो तमाम प्रकार की सेनाएं हैं, एक अस्थायी सेना है। चाहे युद्ध का समय हो या युद्ध ना हो रहा हो, तब भी इनको अपने ड्यूटी पर रहना अनिवार्य है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो वजहिस या मुरत्तब सेना है, इसे अस्थायी सेना कहा जाता था। अब यहाँ पे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी आधार पर सैनिकों की नियुक्ति की। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अस्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके पहले, अलाउद्दीन खिलजी के पहले क्या होता था, चाहे वह ऐबक रहे हों, चाहे इल्तुतमिश रहे हों, चाहे बलबन रहे हों, या तमाम प्रकार के जो रहे हों, इनके पास कोई अस्थायी सेना थी नहीं। जैसे अगर कोई आप पे हमला किया या आप किसी पर हमला करने जा रहे हैं, तो जो उनके अमीर होते थे, जो उनके इक़्तिदार होते थे, उनसे संपर्क किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप अपनी सेना लेकर के हमारे पास आ जाइए, आपको यहाँ युद्ध करना है। ठीक, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आता, इसका विजन बहुत बड़ा था। यह पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था, इसका सपना था। लेकिन और इसका जो दक्षिण भारत है, सबसे पहले हमला इसी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अपनी अस्थायी सेना बनाई। यह अमीरों पर डिपेंड नहीं था। जो सूबेदार होते थे, उन पर कोई डिपेंड नहीं था। अपनी अस्थायी सेना थी, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था, वेतन की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, या सेना से संबंधित जो भी खर्चा होता था, अलाउद्दीन खिलजी अस्थायी रूप से उन्हें देता था। अर्थात अब बात करें, जो मुजहिस या मुरत्तब सेना है, यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अस्थायी सेना के रूप में कार्य करती थी। अब देखिए, जो दूसरी प्रकार की सैनिक थे, वह थे गैर वजहिस। गैर वजहिस, ये गैर वजहिस क्या है? जो गैर वजहिस थे, इन्हें कहा जाता था गैर वजह। ये जो गैर वज थे, ये थे अस्थायी सैनिक। अस्थायी सैनिक, ठीक। अर्थात जब इनको कहीं युद्ध पे जाना होता था, तब इनको बुला लिया जाता था, युद्ध करते थे, जो इनका हिस्सा होता था उनको दे दिया जाता था, फिर अपने घर पे चले जाते थे। इनके लिए कोई सुल्तान की तरफ से अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए, एक और सैनिक की बात आ रही है, वह है खास खेल। खास खेल, ये सैनिक जो होते थे, यह सुल्तान के सैनिक होते थे। अर्थात जो सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा में चलते थे, हमेशा सुल्तान के आसपास रहते थे, वो कहलाते थे खास खेल सैनिक। जो खास खेल, फिर समझिए प्रश्न बनता है कि खास खेल सैनिक क्या है? सुल्तान के जो सैनिक होते थे, उसे खास खेल का था, जो सुल्तान के खास हों, जो सरकार के खास हों। जब सुल्तान कहीं खेलने के लिए जाता था, तो उनके साथ ये खास जो सैनिक होते थे जाते थे, इसीलिए इनका खास खेल कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ पे सेना मंगोलों की दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित थी। जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सेना होती थी, इसको संगठित करने का जो
आधार था इनका, जो पद्धति थी, जो प्रणाली थी, वह थी दशमलव प्रणाली। जो दशमलव प्रणाली थी यह मंगोलों की सेना के आधार पर बनाई गई थी। अर्थात जिस तरीके से मंगोलों ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए दशमलव पद्धति को अपनाया, उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे अपनी सेना को संगठित करने के लिए दशमलव पद्धति को अपनाए थे। अब देखिए एक इतिहासकार आते हैं अमीर खुसरो और दूसरे इतिहासकार है मसालिकुल अबसार। ठीक, एक किताब है, इसके लेखक है अल उमरी। आपको समझना है अमीर खुसरो और अल उमरी। अल उमरी ने किताब लिखी मसालिकुल अबसार। इसी में इस सेना का, ये जो दशमलव प्रणाली है, इसका उल्लेख किया गया है। आप देखिए किरान उस सादेन में अमीर खुसरो ने कहा बुगरा खां एवं कैकोबाद के बीच वार्तालाप में सर्वप्रथम इसी प्रणाली का उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो बताने का प्रयास करते हैं अपनी किताब किरान उस सादेन के माध्यम से। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि बुगरा खां कैकोबाद जो हैं इनके बीच वार्ता हो रही थी, उसी वार्ता का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें किया गया है। अब देखिए अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन में मुगल पद, जिसे तुमान कहा गया, ये तुमान होते थे, इसमें 10,000 सैनिक होते थे। अर्थात बात करते अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक किरान उस सादेन में मुगल पद तुमान का उल्लेख किया है। अगर तुमान क्या है, अगर यहाँ पे बात की जाए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो तुमान है शब्द है, इसका मतलब क्या है सेना के अंतर्गत, तो आपको समझना है जो तुमान है यह 10,000 सैनिकों का एक संगठन होता था। अब यहाँ पे लिखा है कि सेना को दशमलव पद्धति पर संगठित करने का पहला पूर्णतः प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना रखने का काम किया और अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना रखी थी वह दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया था, परंतु वह सफल नहीं हुआ पूरी तरीके से। लेकिन उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन अगर कोई किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दशमलव जो पद्धति है सेना को व्यवस्थित करने का, इसे अगर बहुत सफलतापूर्वक इसे कार्य योजना में संगठित किया, लागू किया, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें दिखा है, आप समझिए यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बना है कि जो सेना का क्रम है, पद क्या क्या है, ऊपर से नीचे जो क्रम दिया है इसमें दिया, आपको समझना है तो सबसे प्रमुख होता था सेना का, वह कौन था, वह था सुल्तान। सुल्तान के नीचे जो होते थे उन्हें कहा जाता था, सेना के जो प्रमुख होते सुल्तान के नीचे उन्हें कहा जाता था खान। अब खान के नीचे जो होते थे वो थे, अगर एक सुल्तान के नीचे एक खान होते थे, अब एक खान के नीचे 10 मलिक होते थे। समझना आपको, सुल्तान के नीचे एक खान, ठीक, एक हो गई संख्या इनकी। अब एक खान के नीचे 10 मलिक होते थे और एक मलिक के नीचे 10 अमीर होते थे और एक अमीर के नीचे 10 सिपा सालार होते थे और एक सिपा सालार के नीचे 10 सरखेल होते थे और एक सरखेल के नीचे 10 सिपाही होते थे। आपको फिर समझना है, देखिए सुल्तान सबसे ऊपर पद है इसका, सेना का प्रमुख था, उसके नीचे खान होता था,
एक खान जो है, ये जो खान होता था, इसके नीचे 10 मलिक काम करते थे। ठीक, 10 मलिक काम करते थे। और जो एक मलिक है, अर्थात इसमें 10 लोग हैं, तो जो एक लोग हैं, एक मलिक है, इसके नीचे 10 अमीर काम करते थे। और एक अमीर के नीचे 10 सिपाह सालार काम करते थे। और एक सिपाह सालार के नीचे 10 सरखेल काम करते थे। और एक सरखेल के नीचे 10 सिपाही काम करते थे। अर्थात जो सेना में उच्चतम पद है वह था, देखिए यह उच्चतम पद हो गया, उच्च पद हो गया सबसे। ठीक, और जो सिपाही होते थे, ये इनका सबसे निम्न पद था। अर्थात यही थी दशमलव पद्धति, अर्थात 10-10 के आधार पर ये काम करते थे। खान के नीचे 10 मलिक, एक खान के नीचे 10 मलिक, एक मलिक के नीचे 10 अमीर, और एक अमीर के नीचे 10 सिपा सालार, एक सिपा सालार के नीचे 10 सरखेल, और एक सरखेल के नीचे 10 सिपाही। इस तरीके से यही थी दशमलव पद्धति, जो मंगोलों से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने हासिल की थी। अब देखिए यहाँ पे दिया है महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्य में जो पहला तथ्य यहाँ पे देखिए लिखा है, पहला तथ्य है कि मिन्हाज इतिहासकार और बर्नी, इनके द्वारा सूची दी गई है। सूची में केवल मलिक का उल्लेख है। ये जो मलिक हैं, इन्हीं का उल्लेख मिन्हाज और बर्नी ने अपनी सूची में दिया है। ठीक, और किसी का उल्लेख इन्होंने नहीं दिया है। अतः 13वीं शताब्दी में सैन्य ढांचे का सर्वोच्च पद मलिक या मलिक था, खान नहीं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो 13वीं सदी अर्थात जो 1200 से 1300 के बीच जो व्यवस्था थी, वहाँ पे बात की जाए तो सेना के बाद, सुल्तान के बाद जो खान पद है, यह दूसरा पद नहीं था, बल्कि जो सुल्तान के बाद मलिक था, यह उसका प्रमुख हुआ करता था। तो यहाँ पे बताने का जो यहाँ प्रयास किया गया, ये मंगोल व्यवस्था के तहत बताया गया है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंतर बर्नी और मिन्हाजुल सिराज ने जो उल्लेख किया है कि कहा कि खान इसमें नहीं है, बल्कि सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद है, सेना के संगठन का सर्वोच्च पद है, वह मलिक हुआ करता था। अब देखिए 14वीं शताब्दी तक आते आते मंगोल दशमलव पद्धति पूर्णतः लागू कर दी गई। अर्थात 1300 के बाद अलाउद्दीन खिलजी जब पूरी तरीके से सत्ता में आता है, तब जाकर के दशमलव पद्धति को पूर्णतः लागू करने का प्रयास करता है। अब उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है, सफलतापूर्वक उसे लागू कर देता है। अब देखिए, अतः अब से अर्थात 14वीं शताब्दी से खान सेना की सर्वोच्च श्रेणी में शामिल हो गया। अर्थात जो 14वीं शताब्दी है, 1300 के बाद, ये जो खान पद है, यह सेना का सर्वोच्च पद के रूप में स्थापित हो गया। आगे लिखे, खान श्रेणी मंगोल प्रभाव थी। यही हमने बताया कि जो खान पद है, यह मंगोल सेना से संबंधित थी। लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, सुल्तान के बाद मलिक ही सब कुछ था। लेकिन जब 14वीं शताब्दी में धीरे आया, तो सुल्तान के बाद ये जो खान पद है, यह पूरी तरीके से लागू हो गई, पूरी प्रभाव में आ गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, दिल्ली सल्तनत में खान शब्द का प्रयोग विशेष हैसियत दर्शाने के लिए भी होता था। जैसे बलबन अलमास बेग, मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खान की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ को आपको समझना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे निकल के आ गया कि उलूग खान की उपाधि किन किन सुल्तानों को प्रदान की गई थी, समझना है आपको। ठीक, यहाँ पे एक साथ आपको मिल गया कि उलूग खां की जो उपाधि है, सॉरी,
जो उलूग खां की उपाधि है यह किन किन सुल्तानों को प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, एक है बलबन, ठीक, दूसरे हैं अलमास बेग और तीसरे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थात बलबन, अलमास बेग और मोहम्मद बिन तुगलक तीन शासक ऐसे हैं जिनको उलूग खान की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि प्रमुख खान को उलूग या अल्प अर्थात पहला खान कहते थे। ठीक, अब देखिए बाद में इसी को बदल करके खान खाना कर दिया गया। अर्थात जब मुगल काल आता है, जब अकबर आते हैं, तो उस समय ये धीरे धीरे ये खान पद जो है बदल करके खान खाना हो गया। ठीक, अर्थात खानों में और भी महान। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक खान को 7 ध्वज और एक अमीर को 3 ध्वज लगाने की अनुमति थी। अब यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे थोड़ा टिपिकल प्रश्न बनाने का प्रयास करिए आयोग कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतर्गत कि जो एक खान होता था उसे कितने ध्वज लगाने की अनुमति थी, तो उसे 7 ध्वज लगाने की अनुमति थी। आपको समझना है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत जो एक खान होता था उसे 7 ध्वज लगाने की अनुमति थी, और जो एक अमीर होता था, एक अमीर, इसे 3 ध्वज लगाने की अनुमति थी। ये चीज आपको समझना है। अब देखिए, अल उमरी है, इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की सैन्य व्यवस्था का हम बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी आपको देंगे, और इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से उल्लेख भी किया है। अब देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है, ठीक, वह है कि युद्ध क्षेत्र में सेना 5 भागों में बटी होती थी। सामान्य तौर पर सेना स्थिर रहती थी, लेकिन जब सेना किसी पे हमला करती थी, युद्ध क्षेत्र में जब सेना उपस्थित होती थी हमला करने के लिए, तो वहां पे सेना को सम्राट 5 भागों में बांट कर रखता था कि जो पहली सेना होगी उसका ये काम होगा, जो दूसरी सेना होगी इसका ये काम होगा, तीसरी सेना वो दूसरा काम करेगी। इस तरीके से सुल्तान युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को 5 भागों में बांटकर रखती थी। अब देखिए, यहाँ पे जो पहली सेना होती थी वह थी मैमना। मैमना अर्थात दाहिना। जो दाहिने साइड सेना होती थी, दायां भाग देखती थी, दाहिनी ओर से आक्रमण करती थी, उसे कहा जाता था मैमना। और जो दूसरी सेना थी, ठीक, उसे कहा जाता था मैसरा, अर्थात बाएं तरफ से। दाहिने साइड वाली सेना को मैमना कहा जाता था और बाएं साइड वाली सेना को मैसरा कहा जाता था। अब ये तो दाहिना और बायां सेना हो गई। अब देखिए, जो तीसरे प्रकार की सेना थी उसे कहा जाता था मुकादमा। उस तीसरे प्रकार की सेना को कहा गया मुकादमा। ये जो मुकादमा सेना होती थी, यह सेना का अगला जत्था होती थी। अर्थात एक दाहिने साइड सेना खड़ी हो गई, एक बाईं साइड सेना खड़ी हो गई। अब उसके आगे एक जत्था तैयार किया जाता था जो इन दोनों दाहिने और बाएं सेना को कवर करती थी, उसे कहा जाता था मुकद्दमा। यह सेना का अगला जत्था होती थी। अब यहाँ पे देखिए, जो चौथा महत्वपूर्ण सेना है, यहाँ पे जो भाग है उसे कहा जाता है जुनाह। ये जो जुनाह सेना होती थी इसे कहा गया मिश्रित टुकड़ी, अर्थात इसमें सभी सेनाएं शामिल होती थी। अर्थात इसमें हाथी भी होते थे, घोड़ा भी होते थे, पैदल सैनिक होते थे और तीर चलाने वाले सैनिक होते थे। ये तमाम प्रकार के जो सैनिक थे, इनको जो मिश्र सेना होती थी इसी से तैयार होती थी।
अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो मिश्र सेना होती थी उन्हें जुनाह कहा जाता था। ठीक, यह बात आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे जो अब देखिए यहाँ पे एक सैनिक और है, सेना है जिसे कहा गया साका। ये जो साका होते थे पश्चातवर्ती रक्षक होते थे, जो पीछे से सेना को कवर करती थी कि कोई पीछे से सेना पर हमला न कर दे, इसीलिए ये सेना पर या पीछे से कवर प्रदान करती थी। अब देखिए यहाँ पे पांच प्रकार से प्रश्न आपको आयोग बना के दे सकता है। अगर केवल एक शब्द उठा के दे दे कि मैमना क्या है, या फिर पूछ ले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मैमना सेना क्या है, तो आपको समझना जो मैमना सेना है यह युद्ध क्षेत्र में दाहिने साइड या दाएं भाग में से लड़ने वाली सेना को मैमना सेना कहा गया। मैसरा सेना या बाएं भाग को संचालित करने वाली सेना को मैसरा सेना कहा जाता था। और जो मुकदमा सेना है यह सेना का अगला जत्था होती थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर प्रश्न पूछे जुनाह क्या है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सेना होती थी और उसमें जो जुनाह सेना है यह कैसी सेना थी, तो जो जुनाह सेना है यह मिश्रित टुकड़ी हुआ करती थी। आप पूछ ले साका सेना क्या है, तो युद्ध क्षेत्र में जो पूरी सेना को पीछे से कवर करती थी उसे कहा जाता था साका सेना। अब देखिए ये तो हो गई सेना की बात। अब बात करते हैं कि जो सेना युद्ध में उपकरण प्रयोग करती हथियार लेके जाती थी उन हथियारों में कौन कौन से हथियार शामिल होते थे। अब देखिए यहाँ पे उपकरण, ठीक, युद्ध है उपकरण। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया है कुश कंजीर। आप समझिए यहाँ पे ये कुश कंजीर, एक जो कुश कंजीर है या भारी पत्थर फेंकने वाले तोप या शिला प्रक्षेपास्त्र कहलाते थे। समझिए ये जो कुश कंजीर है, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे कि कुश कंजीर किस प्रकार का युद्ध उपकरण था, तो आपको बताना है कि जो कुश कंजीर है या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भारी पत्थर फेंकने वाले तोप हुआ करते थे। ये फिर जिन्हें शिला प्रक्षेपास्त्र कहा जाता था। अब देखिए जो दूसरा है उसे चरख कहा गया या मगरबी कहा जाता था या मंजनिकी कहा गया, इसे गोफन भी कहा गया और एक था अराडा। ये तमाम प्रकार के उपकरण सेना में शामिल होते थे युद्ध उपकरण के रूप में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और उपकरण दिया गया है, गरगज। ध्यान दीजिए गरगज, सबत तथा पाशेब, ये ऐसे जो तीन प्रकार के उपकरण यहाँ बताए गए, गरगज, सबत और पाशेब, इन उपकरणों का प्रयोग करके किलों को तोड़ने का काम किया जाता था। ठीक, तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के युद्ध उपकरण उनकी चर्चा की। अब यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं 712 ईस्वी की। तो 712 ईस्वी में जब अरब सेनाओं ने सिंध पर आक्रमण किया था तब उनके पास नौफता अर्थात ग्रीक फायर तथा मंजानिक या मैगनल जिसे मैंगोर कहा जाता था शिलापेक्षक, इस प्रकार के हथियारों को लेकर के लोग आए थे। अर्थात बात की जाए
कि जब 712 ईस्वी में अरब सेना ने सिंध पर आक्रमण किया तो उनके पास दो प्रकार की जो युद्ध विशेष उपकरण थे वो लेके आए थे। पहला था नौफा, जिसे ग्रीक फायर कहा गया, अर्थात एक प्रकार के तोप की तरह था, तो उसमें गोला जला के रख देते थे और फिर दूसरे पे सामने फेंक दिया जाता था। उसके बाद था मंजानिक, फिर था मैगनल। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के हथियार अरबों ने लेकर के सिंध पर आक्रमण किया था। अब आगे देखिए यहाँ पे अल-कूफी ने चाचनामा में नौफथा फेंकने वाले सैनिकों को नाफत अंदाजम कहा है। ठीक, जो चाचनामा है, जो पुस्तक है, इसमें अल-कूफी ने कहा कि जो नौफता होते थे या ग्रीक फायर होते थे, जो गोला फेंकने का काम किया करते थे लोग, ये जो सैनिक होते थे, इनको नाफत अंदाजम कहा था। अब यहाँ पे देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम कारवा नामक युद्ध का उपकरण जो प्रयोग किया वह मोहम्मद गोरी ने किया था। एक कारवा नामक युद्ध का उपकरण था। क्या? कारवा नामक युद्ध उपकरण। ये प्रश्न बन सकता है कि कारवा नामक युद्ध का उपकरण जो है, इसका सर्वप्रथम भारत में प्रयोग किस शासक ने किया? तो किया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ताजुल मासिर, एक पुस्तक है ताजुल मासिर, इसमें भारत में निर्मित खंजर की प्रशंसा की गई है। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किस पुस्तक में भारत में निर्मित खंजर की प्रशंसा की गई है? तो वह है ताजुल मासिर। अब यहाँ पे आते हैं इतिहासकार मार्को पोलो यात्री हैं। इन्होंने कहा कि लाहौर से इस्पात के निर्यात का बहुत बड़े पैमाने पर होता था। मार्को पोलो बताने का प्रयास करते हैं कि लाहौर में इस्पात का कारखाना था, यहाँ से सारी चीजें निर्यात बनती थी, यहाँ से बड़े मात्रा में इस्पात का निर्यात किया जाता था। अब जिनमें किरमान में तलवारों का निर्माण होता था, जो किरमान स्थान है वहां पे तलवार जो है उसका यहाँ बनाया जाता था। अब यहाँ देखिए फकरे मुदब्बिर इतिहासकार हैं, इन्होंने भारत में दमिश्क स्टील से निर्मित तलवारों की प्रशंसा की है। मार्को पोलो ने लाहौर में जो इस्पात के तलवार बनाए जाते थे किरमान में, उन तलवारों की प्रशंसा की है। वहीं फकरे मुदब्बिर भारत के दमिश्क स्टील से जो तलवार बनाई जाती थी उसकी प्रशंसा इन्होंने किया है। आगे लिखा परालक, ताराउता, रोहिना, मौजरदया दमिश्क स्टील तलवारों के प्रचलन में थे। अर्थात तमाम प्रकार के जो है ये तलवारों के प्रकार हैं, इसका प्रचलन भारत में बड़े पैमाने पर होता था। अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक आ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल के राज्य में अस्त्र शस्त्र के व्यापार में रुचि स्वयं दिखाने लगा था, क्योंकि उसी के काल में सैयद अबू हसन अल इबादी राज्य के पैसों से अस्त्रों का व्यापार करता था। अब आगे देखिए, कुशल पायक या पायदागा, जो पायक सैनिक होते थे इन्हें पैदल सैनिक कहा जाता। ध्यान दीजिएगा, जो पैदल सैनिक होते थे इन्हें पायदागा सैनिक कहा जाता था या पायक सैनिक कहा जाता था। ये बंगाल से आते थे। ठीक, अब लिखा है कि आकत खां के विद्रोह के समय पायक अंगरक्षकों ने अलाउद्दीन खिलजी की रक्षा की थी।
जब अलाउद्दीन खिलजी बंगाल गया था तो उसी समय अकद खां विद्रोह कर देता है। जो अलाउद्दीन खिलजी के पायक सैनिक थे, अर्थात जो उनके पैदल सैनिक थे, अंगरक्षक थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की इन अतक खान के विद्रोह से रक्षा की थी। ऐसे ही मुबारक खिलजी को गद्दी दिलाने वाले पायक ही थे। आगे लिखे कि धनुर्धारी, धानुक, बहार, कैवाती तथा 2 घोड़ों वाला सैनिक मुरत्तब कहलाता था। आप समझिए, जो धनुर्धारी हैं, धानुक हैं, बहार है, कैवाती तथा जो 2 घोड़े रखने वाले सैनिक थे, इन्हें मुरत्तब कहा जाता था। आगे बलबन कहता है कि दिल्ली के 6-7 हजार घुड़सवार हिंदू राजाओं की लाखों की फौज को तहस नहस कर सकते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पे बलबन इतने गर्व से कहता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सेना है, अगर वो 6-7 हजार घुड़सवार ही हैं, तो हिंदुओं की जो लाखों की फौज है उसको तहस नहस कर देंगे। अर्थात जो तुर्कों की फौज है या पूरी तरीके से व्यवस्थित है, इनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, अच्छी साज सज्जा इनकी है, अच्छे हथियार इनके पास हैं, तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े हैं, 6-7 हजार सैनिक ही हिंदुओं के लाखों सैनिक पर भारी पड़ जाएंगे, उसकी सेना को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, बलबन युद्ध में एक हाथी को 500 घुड़सवारों के समकक्ष समझता था। अब बलबन कहता है कि युद्ध में जो एक हाथी होता है 500 घुड़सवारों के बराबर होता है। अब देखिए, बलबन आगे कहता है कि मेरी राजधानी अनगिनत हाथियों एवं असंख्य घोड़ों से भरी पड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, बलबन खुद बताने का प्रयास करता है कि जो एक हाथी है 500 घुड़सवारों के समान है, और मेरी जो राजधानी खुद की है, हमारी राजधानी में अनगिनत हाथी हैं और असंख्य घोड़े हैं, जिसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। अब वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सेना में 3000 हाथी थे। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सेना में 3000 हाथी थे। जो हाथियों का अध्यक्ष होता था उसे शाहना-ए फील कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न बन जाए हाथियों का अध्यक्ष को, हाथियों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो हाथियों के अध्यक्ष को शाहना-ए फील कहा जाता था, या शाहीन पीला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि यज्जी या यजकी। अब आगे लिखा है तलैया, ये सेना के गुप्तचर होते। ध्यान दीजिएगा, अगर सेना के गुप्तचर की बात करें, सेना में गुप्तचर होते थे। जो सेना के गुप्तचर होते थे उन्हें यज्जी कहा जाता था या यजकी कहा जाता था, तथा तलैया भी कहा जाता था। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम घोड़े को दागने, सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी तो सबसे पहले एक अस्थायी सेना रखने की परंपरा शुरू की थी। अब इतनी बड़े प्लानिंग के साथ उसने यह प्रयोग किया कि अगर हम अस्थायी सेना रख रहे हैं तो उसमें जितने सैनिक हमारे पास रहेंगे उनके पास अपनी व्यक्तिगत घोड़े होने चाहिए, अब सेना का हुलिया होना चाहिए। उसने क्या किया, जैसे एक सेना को बुलाया, कहा आपके घोड़े ये हैं। जो सेना का एक हुलिया होता था, लंबाई चौड़ाई, उस पर क्या निशान है, पूरा उनका डाटा रखता था।
उनका पूरा हुलिया लिख लिया गया, समझ लिया गया, लिखा पढ़ी हो गई। अब फिर उसको घोड़े को देखा जाता था, घोड़े पर एक दाग लगाया जाता था कि चलिए कि आपके घोड़े पर 1 नंबर लिख दिया गया और नंबर 1 पे इनका नाम है। 1 नंबर इनका नाम और घोड़े का जो दागने नंबर 1 है, तो दोनों का एक ही कागज में लिख दिया गया। अर्थात घोड़े को दागने की प्रथा और सेना के हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले शुरू की। अब उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक जब आता है, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी, इन सभी ने भी घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया जो रखने की प्रथा है, दिखाने की प्रथा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे देखिए, सिकंदर लोदी के समय में से हुलिया को चेहरा कहा जाने लगा। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी के पहले अलाउद्दीन खिलजी तक, अलाउद्दीन खिलजी शुरू करके अगर हम सिकंदर लोदी के पहले तक की बात करें, तो ये जो सैनिकों का हुलिया होता था, हुलिया शब्द यूज किया जाता था कि उनका लंबाई चौड़ाई कैसी है, उनका नाक नक्श कैसा है, कान कैसा है, और कहीं उनके निशान तो नहीं है। इस तरीके के जो उनका हुलिया होता था, वह हुलिया शब्द यूज होता था। लेकिन सिकंदर लोदी के समय में उसी हुलिया को चेहरा कहा जाने लगा कि इनका चेहरा कैसा है। ठीक, अब देखिए एक शब्द दूसरा में यहाँ पे है किला प्रशासन। अब किला प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था थी किलों की? ठीक, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखिए, बलबन पहला सुल्तान था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया। भाई उसके पहले किला बनाने पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन बलबन के समय में जो मंगोल आक्रमणकारी थे पूरी तरीके से सक्रिय हो गए थे। उसी सुरक्षा को देख करके बलबन जो उसके किले थे, किले अर्थात जो साम्राज्य के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, वहां पे किला बनवाया ताकि मंगोल आक्रमण न कर सके। अर्थात बलबन पहला सुल्तान था जिसने किले बनाने पर विशेष ध्यान दिया। अब देखिए यहाँ पे उसने गोपालगिरी और दिल्ली के चारों ओर कोनों पर भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जजाली में किलों का निर्माण कराया। आगे देखिए, सर्वप्रथम बलबन ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की किलेबंदी की थी। अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा की सबसे पहले किस सुल्तान ने किलेबंदी कराई, तो वह कराई थी बलबन ने। अर्थात सर्वप्रथम बलबन ने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की किलेबंदी करवाई थी। अब देखिए, 1270 ईस्वी में बलबन ने लाहौर किले के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था और लाहौर नगर के पुनर्निर्माण हेतु वास्तुकारों को नियुक्त किया। किसने? बलबन ने। अब किले का जो सर्वोच्च अधिकारी, किले का सेनापति कोतवाल होता था। अब समझिए, जो किले का सर्वोच्च किलाधिकारी होता था उसे कहा जाता था कोतवाल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, मुफरिद किले का अन्य अधिकारी होता था। बस किले का सर्वे सर्वा कोतवाल होता था, लेकिन एक और अधिकारी वहां पे रखा जाता था जिसे कहा जाता था मुफरिद। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मफरूज, मफरूज शब्द आया है कि मफरूज वह जमीन का टुकड़ा होता था जिसका खर्च किले की सेना के लिए आरक्षित होता था। अब आपको समझना है, जो मफरूज शब्द है, यह मफरूज वह जमीन का टुकड़ा था जिसका खर्च किले की सेना के लिए आरक्षित था। अर्थात जो क्षेत्र जैसे जहाँ पे सेना रखी जाती है वो मिलिट्री क्षेत्र होता है। अगर उसके अंतर्गत मान लीजिए 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर क्षेत्र है उसके अंतर्गत,
अब उसके अंतर्गत मान लीजिए 10,000 सैनिक हो, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी आय प्राप्त होगी उसी सेना पर खर्च की जाएगी। ठीक है, अर्थात मफरूज वह जमीन का टुकड़ा है जिसका खर्च किले की सेना के लिए आरक्षित होता था। अब देखिए चलते हैं अगले बिंदु पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, सॉरी, हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना की नींव डाली, जो सदैव राजधानी की सेवा के लिए तैयार रहती थी। अब इसी बात को फरिश्ता बताने का प्रयास करते हैं कि अलाउद्दीन की केंद्रीय सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे। फरिश्ता बताते हैं कि जो अलाउद्दीन की सेना थी, केंद्रीय सेना थी, अस्थाई सेना थी, उसमें 4,75,000 घुड़सवार होते थे। अब यहाँ पे सतीश चंद्र जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि बलबन के काल में केंद्रीय सेना की संख्या 2 लाख थी, वहीं अलाउद्दीन के शासनकाल में बढ़कर के 3 लाख हो गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में घुड़सवार सैनिकों, जिसमें अस्थाई और अस्थाई दोनों को जोड़कर बात की गई है, तो कुल संख्या 9 लाख तक पहुंच गई थी। अब समझिए 9 लाख सैनिक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे। अब यहाँ समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना के साथ स्त्रियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले यह व्यवस्था थी अगर सेना कहीं जा रही है उसके सैनिकों के साथ उनकी पत्नियां भी जाती थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ये व्यवस्था किया कि अगर कहीं हम आक्रमण के लिए जा रहे हैं, कोई भी सैनिक अपनी पत्नी को साथ में ले जा करके वहां नहीं रह सकता। अब देखिए, अब आगे आते फिरोज शाह तुगलक, 4 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक ने जो सैनिकों का पद है उसे कह दिया भैया ये वंशानुगत होगा, अगर पिता है तो उसका पुत्र होगा, अगर पुत्र नहीं है तो उसका दामाद हो जाएगा, दामाद नहीं है उसका जो गुलाम है उसके पास यह पद चला जाएगा। अर्थात जो सैनिक का पद है उसे वंशानुगत करने का काम अगर कोई किया तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अब देखिए दिल्ली सुल्तानों में से किसी ने भी तोप खाने का निर्माण नहीं किया था। अब आपको यहाँ समझना है पूरे दिल्ली सल्तनत में, चाहे वह गुलाम वंश रहा हो, चाहे खिलजी वंश रहा हो, चाहे तुगलक वंश रहा हो, चाहे सैयद वंश रहा हो, चाहे लोधी वंश रहा हो, देखिए हम बार बार इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यह बहुत बार क्रम बनाने के लिए पूछ लेता है। ठीक, तो आपको समझना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला राजवंश है वो आता गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश के नाम से जाना गया। दूसरा वंश आया खिलजी वंश, तीसरा वंश है तुगलक वंश, चौथा वंश है सैयद वंश और पांचवा वंश है लोधी वंश। तो इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत की सेना की पूरी कहानी थी हमने बताई। और फिर जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो सल्तनत कालीन जो अमीर वर्ग है ये किस तरीके से सेना को, पूरे साम्राज्य को संचालित करते थे, इनकी क्या भूमिका होती थी, विभिन्न शासकों के अंतर्गत इनके क्या क्या नाम थे, इसकी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अब चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, इसका लाभ उठाइए। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको यह क्लास अच्छी लग रही होगी। तो
आप लोगों से मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।